चलिए, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। सबसे पहली बात आप समझिए, देखिए आपको केमिस्ट्री के भले ही हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं स्टार्टिंग के, बट आप रियली मानो तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर इसको होना चाहिए था। बट ये बुक बनाने वालों को थोड़ा हमको लगता है मिसऑर्डर्ड हो गया है, बिकॉज उन्होंने इसको 3rd चैप्टर बनाया। बिकॉज आप पहले सोचो कि आप इसके पहले पढ़ लिए एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब बना किस चीज़ से है? एटम से। तो पहले एटम पढ़ाना चाहिए, फिर एलिमेंट, कंपाउंड, जल्दी समझ में आता। कोई बात नहीं है, हम लोग इसको अभी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आपको इस चैप्टर को 2 बार 3 बार रिवीजन करना चाहिए। हम आपको बार बार बोलेंगे, इस चैप्टर की जरूरत आपको पूरी लाइफ पढ़ने वाली है। इस चैप्टर को आप 9th में ही नहीं, आप सिर्फ 9th के लिए मत पढ़ो, 10th 11th 12th, जब तक केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा तब तक इस चैप्टर का इस्तेमाल जिंदगी में होते रहेगा। हम आज भी जब 12वीं में पढ़ाते हैं तो केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो इसी चैप्टर का नाम लेते हैं, बच्चों को बोलते हैं 9th का ये पढ़ के आओ, तुम्हारा अगर कमजोर है तो। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप 9th की चीज़ 9th में ही पढ़ ले, ताकि आपको 12वीं में जाकर 9th में वापस आके शर्म आएगा, लज्जा लगेगी, बेइज्जती फील होगा। और आपको कोई टीचर बोल दिया कि जाओ 9th का ये चैप्टर पढ़ के आना, तो बेइज्जती ही लगेगा ना, बिल्कुल बेइज्जती लगेगा। तो उस बेइज्जती से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग। ठीक है, सभी लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे भाई, बाद में हमको 10th 12th में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसको पढ़ने की डबल से। ये बहुत बिगिनिंग का चैप्टर है, बेसिक है। इस चैप्टर में आप सीखोगे एटम क्या होता है, एटम का सिंबल कैसे लिखते हैं, उनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कोई फार्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे आप देखते होगे फार्मूला ऐसे लिखा हुआ है H2SO4, ये कैसे लिखते हैं भाई, ये कैसे लिखते हैं, कहाँ 2 आएगा कहाँ 4 आएगा, ये कैसे पता चलता है। तो ये सब कुछ इसी चैप्टर में सिखाया जाएगा। ये चैप्टर होगा थोड़ा लंबा बट बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है बच्चों एटम और मॉलिक्यूल के डेफिनेशन से। तो व्हाट इज एटम सब लोग जानते होंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। मैटर आप जानते होंगे पदार्थ बोलते हैं, हर मैटर का, जो भी दुनिया में इस दीवार से लेके ये बोर्ड, ये पेन, मार्कर, हम जो भी हैं, उन सब की का सबसे छोटा पार्टिकल मैटर होता है। इससे छोटा और कुछ होता नहीं है, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर होता है। ठीक है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। ओके, एटम, एटम की डिस्कवरी बच्चों जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी किया था। एटम के बारे में आप जानते होंगे, एटम का शेप कैसा होता है। तो एटम होता है बच्चों स्फेरिकल, ऐसे स्फेरिकल ऐसा होता है, देखना ये ऐसा। अब देखिए एटम कैसा होता है, तो बीच में इसके छोटा सा न्यूक्लियस होता है प्लस चार्ज का, और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे। शक्तिमान देखे हो ना वैसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये देखो, ये आपका शक्तिमान। देखे होगे शक्तिमान कैसे लोगो इधर छाती पे रहता था उसके, देखे क्या शक्तिमान आप लोग। ये एटम की असली बनावट है बच्चों, याद रखेंगे। बट कोई कोई इसको ऐसा बना के दिखा देता है, ऐसा होता है। बीच में जो प्लस चार्ज का होता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे सेल का न्यूक्लियस होता है उसी तरह एटम का भी न्यूक्लियस है, और चारों तरफ गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमता है। चारों तरफ गोल गोल कौन घूमता है, इसके इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस है, प्लस के बाहर माइनस घूम नहीं सकता है, चक्कर मारेगा। तो ये हो गया एटम का शेप। कोई पूछे तो आप बता दो उसको कि स्फेरिकल होता है, गोल आकार। ठीक है, एटम इतनी छोटी होती है कि आज तक इसको देखा नहीं गया। तुमको आश्चर्य लगेगा कि जिस चीज को देखा नहीं गया उस पर पूरा साइंस बनाया हुआ है। सोचो, उसके बारे में सब कुछ पता है, बस वो डिस्कवर कैसे किए हैं। देखिए बहुत सारी चीजें बच्चों दिखती नहीं है फिर भी डिस्कवर होती है, उसको महसूस किया जाता है। जैसे हवा, क्या आपको हवा दिखा है आज तक कभी? बट आप बोलते हो ना यहाँ पर हवा है, कैसे हमको महसूस होता है, उसके पार्टिकल आके मेरे को टकराते हैं तो महसूस होता है, फील। उसी तरह एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं केमिस्ट्री में, कुछ प्रयोग किए, कुछ कुछ बन गया तो उससे हमको पता चला कि एटम कैसे होता है। ठीक है, आपको अभी पढ़ाया जाएगा अगले चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ एटम। फिर से सुनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया मेरी बात कि सर कैसे खोज हुआ, तो हम लोग अगला चैप्टर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, सॉरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे, एटम, तो आपको आ जाएगा। आप तब तक होल्ड करें, या अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके खोज लें। एटम्स चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप जाके खोजें,
अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिकॉज हम बार बार पढ़ने वाले बच्चों को क्या बोलते हैं कि अगर नॉर्मल बच्चा एक्सरसाइज 1.1 करता है तो टॉपर बनने के लिए आपको एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब टीचर 1.2 में आ गए तो तुमको पहले से सब आ रहा है, कोई एक बार पढ़ेगा तो तुम दूसरी बार पढ़ोगे तो उससे ऑटोमेटिक तुम तेज रहोगे नॉर्मल बच्चों से। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जाके बिल्कुल पढ़ सकते हो, बढ़िया पढ़ाया हमने, एक नंबर, नोट भी लिख सकते हो, सब कर सकते हो। तो आप यूट्यूब में चले जाइए, मेरे चैनल में विद्यास्थली कोचिंग क्लासेस सर्च कीजिए और उसमें आप जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा तो आ जाएगा। वहाँ पे इसके 3-4 लेक्चर है, आप देखिए, वहाँ पे समझाया जाएगा कि आखिर एटम दिखा नहीं तो पता कैसे चला कि एटम है करके। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर भी आएंगे। तो अभी बात करते हैं हम लोग शेप के बारे में। एटम स्फेरिकल होता है, एटम दिखाई नहीं देता अपनी आंखों से। उसके बाद एटम 3 चीजों से बनी है, ध्यान सुनेंगे। एटम इज मेड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, आप जानते होंगे। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, ई लिखते माइनस चार्ज होता है जो चारों तरफ घूम रहा है, ये देखो। और दूसरे का नाम है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। और तीसरा पार्टिकल होता है बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बच्चों इस पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल भी बोलते हैं, जीरो चार्ज को मैथ साइंस की भाषा में न्यूट्रल बोला जाता है। ये भी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस रहता है। बहुत अच्छा, हम आपको एटम का एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं, देखेंगे प्रेम से। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, सभी लोग ध्यान देंगे। ये एटम के बीच में बहुत छोटा रहता है, हमने इतना बड़ा दिखा दिया। ये न्यूक्लियस हो गया, और ये लाल वाले को मान लो प्रोटॉन और ग्रीन वाले को मान लो न्यूट्रॉन, समझ में आया। और चारों तरफ ऐसा इसमें गोल गोल कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है भैया, चक्कर मार रहा है इसको, चक 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 चक। ये है इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा भी रहते हैं। ये है एटम, ऐसा ही एटम है हर चीज में है, ठीक है, हर चीज में एटम प्रेजेंट है। ओके, तो एटम 3 चीजों से मिलकर बना है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे हम लोग। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है? देखो देखो, आइसोटोप समझना। आइसोटोप होता है बच्चों जुड़वा भाई। जुड़वा भाई समझता है, जुड़वा लड़का लड़की, तुड़वा भी पैदा हो जाता है आजकल। तो ये देखो, एक ही एटम, एक ही रूप के 2 एटम कभी कभी मिलते हैं। कोई कोई एलिमेंट, सुनो रे, कोई कोई एलिमेंट के एकदम एक ही जैसा दिखेगा लेकिन 2 अलग अलग एटम है। कैसे पता चला 2 अलग है? तो भैया कुछ तो अलग होगा। जैसे जो जुड़वा बच्चों में कुछ तो एक चीज अलग होता ही है, आवाज अलग हो, हाइट अलग हो, कुछ एक अंतर जरूर रहता है। तो उसी तरह 2 एटम आपको एकदम एक जैसे दिखेंगे, डिट्टो। पता है क्या अलग रहता है? इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, प्रोटॉन सेम रहता है, न्यूट्रॉन बस अलग होता है। तो ऐसे 2 एटम जिसमें न्यूट्रॉन अलग होने से बने, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। देखो इधर, जैसे नाइट्रोजन है, थोड़ा समझना, N फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 एटम होते हैं प्रकृति में। एक होता है जिसका मास नंबर 14 है, एक होता है जिसका न्यूक्लियस के अंदर 14 लोग हैं, और एक होता है 17 लोग होते हैं, N14 N17। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, O एक 16 होता है और O एक 18 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के आइसोटोप। अगला कार्बन का देखो, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 14 किसके आइसोटोप हो गए बच्चों? ये कार्बन के आइसोटोप हो गए। हाइड्रोजन के भी आइसोटोप है, H1, H2,
H3। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हम 1 2 ये क्या लिख रहे हैं तो आपको बता दें, ये हम लिख रहे हैं कि न्यूक्लियस में कितने लोग होंगे। न्यूक्लियस में जितने लोग होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, याद रखना, याद रहेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। देखो ऊपर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको? मास नंबर। और जो नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या होता है हम आपको बता दें बच्चों, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए आइसोटोप्स क्या होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम, मतलब एक ही बंदे के दो रूप। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass number is called isotope। एग्जाम्पल देखो, ये है आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आप ऐसे लिखना, आप ऐसे लिखना, देखो अच्छे से, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन जो एटम है ना उसके दो जुड़वा भाई हैं। एक जुड़वा भाई का 14 मास है और दूसरे जुड़वा भाई का मास कितना है? 17। नंबर दोनों में सेम सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। डेफिनेशन पढ़ो, सेम क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। सेम क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। अलग क्या रहेगा? मास नंबर अलग रहेगा, डिफरेंट मास नंबर। देखो अलग है। चलिए अगला आप ऐसे लिखो, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। कार्बन के भी दो जुड़वा भाई हैं, समझ में आ रहा है? जैसे इस लड़की के दो जुड़वा बहन, इस लड़की के सब, बहुत सारे लोगों का जुड़वा होता है, अब बहुत सारे लोग का नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी सबका होगा। सबके जुड़वा होते हैं क्या? लेकिन बहुत सारे लोग का होता है। ठीक है, तो कार्बन का हो गया 12 मास नंबर, एटॉमिक नंबर 6, और फिर एक और कार्बन हो गया 14 6। ये क्या लिख रहे हैं समझ रहा है? ये जो 12 14 लिख रहे हो बता रहे हैं कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के होगा, याद रखना। और ये नीचे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों लिखा है यहाँ पर, दिमाग से देखो। इलेक्ट्रॉन ये वाला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के ऊपर वाला है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चेंज होने से आइसोटोप बन जाता है। चलिए एक और आता है बच्चों नाम आइसोबार। देखिए तो इसको याद रखने का हम टिक्स बता दे रहे हैं, सब लोग ध्यान दें। देखो किसी भी चीज के सामने आइसो आ जाए ना साइंस में तो इसका मतलब सेम होता है, और टोप्स मतलब नंबर। याद कर जाओ ऐसे तो याद हो जाएगा। टोप्स मतलब एटॉमिक नंबर, तो डेफिनेशन याद हो जाएगा आराम से इससे। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एक सेम होगा तो एक डिफरेंट होगा। अगला देखो आइसोबार, थोड़ा इधर देखेंगे। आइसोबार देखो, आइसो मतलब सेम, फिर से याद करेंगे, और बार मतलब मास नंबर। अभी क्या सेम होने वाला है? मास नंबर सेम होने वाला है। ओ अब देखना, इसमें हम लोग लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये अलग अलग लोग होंगे। जैसे ये देखो, दोनों नाइट्रोजन था ना, दोनों नाइट्रोजन था, बिल्कुल। ये दोनों कार्बन था, बिल्कुल। अच्छा तुमने ऐसे जुड़वे देखे होंगे, देखो दो प्रकार के जुड़वे पैदा होते हैं, एक एकदम सेम दिखने वाले, एक सेम नहीं दिखते हैं फिर भी जुड़वा लाते हैं। देखे हो कभी ऐसे? दोनों अलग अलग दिखते हैं लेकिन लोग बोलते हैं जुड़वा हुए हैं भाई बहन। कभी कभी ऐसा देखे हो क्या तुमने? तो वैसा ही जब दोनों एकदम सेम टू सेम दिखे तो वो आइसोटोप वाला है, यानी दोनों सेम एटम है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है। इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम। क्या सेम रहेगा इसका बताओ? हैविंग सेम, जस्ट उल्टा करो, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर is called isobar। अब आप एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल देखो। अभी देखे थे नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 14 और 7। कार्बन का भी तुमने देखे थे ना 14 होता है। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, ये 14 14 सेम आया, ये अलग है देखो। और अलग अलग लोग भी है, देखो ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, तो ये आइसोबार हो गया। इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। और एक बताते हैं, देखो कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 40 और 20।
और एक होता है आर्गन, ये भी होता है 18 और 40। देख लो ये भी आइसो बार हो गए। जम गया, बहुत अच्छा। तो आपने अभी देखा बच्चों कि दो प्रकार के एटम मिलेंगे बाजार में, एक आइसोटोप वाले और एक आइसो बार वाले। यानी ऐसे भी एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, दो एटम एक ही जैसे रहते हैं, बस सेम नंबर, मास अलग अलग, ठीक है। और एक आइसो बार होता है, आइसो बार अलग अलग एटम होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग। क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉ पढ़ने हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई चीज को आप जोड़ते हो तो ये लॉ का पालन होता है। रिएक्शन समझता होगा, दो या दो से अधिक चीजें मिलकर कुछ नया बन जाना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला वाटर बन गया, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एवरी केमिकल रिएक्शन ये सारे लॉ ओबे किए जाते हैं, इन सारे लॉ का पालन होता है, ध्यान देंगे। तो यहां लिख सकते हो आप इस बात को कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, during chemical reaction following laws get obeyed, इनका पालन होता है। कौन कौन लॉ है? पहला लॉ है बच्चों, देखो इसमें से एक पेपर में आ जाता है आपके, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ को बच्चों लेबोवाइजर ने दिया था, इस लॉ को लेबोवाइजर ने दिया था। ठीक है, याद रखना। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन भी इसको बोलते हैं, जिस लॉ को दिया था जोसेफ प्राउस्ट। तो प्राउस्ट याद रख सकते हो, प्राउस्ट, ठीक है। यस, कभी कभी एक मार्क में आता है साइंटिस्ट का नाम। चलिए अब ये लॉ क्या बोलता है देखते हैं। देखो लॉ क्या होता है, आपने न्यूटन के लॉ पढ़े हो, लॉ को प्रूफ नहीं किया था, मानना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। हम आपको वेरीफाई करेंगे उसको एक्सपेरिमेंटली या कोई एग्जांपल देके हम उसको साबित करेंगे कि सही है। ये पहला लॉ ऑफ, देखिए आपको कंजर्वेशन वर्ड का मतलब समझाया था हमने। कंजर्व मतलब जो चीज चेंज नहीं हो, याद आ रहा है ना, फिजिक्स में पढ़े आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पढ़े हो ना। मोमेंटम चेंज नहीं होता, पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहता है, बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहता है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व माना गया था। याद रखना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कंजर्वेशन वर्ड बहुत बार आता है। कंजर्व मतलब डू नॉट चेंज होता है, ओके। कहीं भी बच्चों कंजर्व लिखा है तो समझ जाओ वो चीज बदलेगा नहीं, पहले जितना था बाद में उतना ही रहेगा। तो यही इस लॉ का स्टेटमेंट है, देख लेंगे बच्चों क्या स्टेटमेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देख लेते हैं हम लोग क्या लिखते हैं इसको। इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को बना नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, इसका मतलब हम बता रहे हैं, सुनेंगे। इट मीन्स तो रिएक्शन जब करते हैं हम लोग बच्चे, तो जिस चीज को डालते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, पता है क्या। जैसे आपने दूध डाला, दही बना, तो दूध रिएक्टेंट होला, और जो बन गया बाद में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड मतलब मास को बना नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। मतलब इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। फिर से सुन ले, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। देखिए लॉ क्या बोलता है, आप लॉ का स्टेटमेंट ध्यान से सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे।
जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है H2O। H2O एक कंपाउंड है बच्चों, सबको पता है। और पिछले चैप्टर में आप कंपाउंड और एलिमेंट पर क्या हो, कंपाउंड क्या होता है, जो एलिमेंट से मिलके बनता है। तो इस H2O को बनाने के लिए इसमें दो एलिमेंट्स लगे हैं, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर अगर आप इनका रेशियो निकालोगे, रेशियो ऑफ मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, कुछ भी बोलो, तो रेशियो आप निकालोगे तो हाइड्रोजन का मास 2 है। कैसे, हम आपको समझाए होंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ऑक्सीजन का याद करो 8 होता है, 16 इसका मास होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 बार हाइड्रोजन है तो 2 लिखेंगे। रेशियो ऑक्सीजन का 16, तो 2 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड बाई 16 कट के 1/8 आएगा, यानी रेशियो आया 1:8। तो दुनिया का कोई भी वाटर, कहीं से भी आप पानी लाओगे तो उसमें रेशियो हमेशा 1:8 होना चाहिए। मतलब अब आपसे कोई सवाल पूछेगा, देखना कोई सवाल पूछेगा कि हमारे पास हाइड्रोजन है 10 ग्राम और ऑक्सीजन है 50 ग्राम, बताओ इससे वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, क्योंकि ये कटने के बाद 1/8 आना चाहिए। नहीं आ रहा ना 1/8 कटने के बाद? देखो 10 को 8 से डिवाइड करो, आ रहा है 1/8, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है 1/8, कहाँ आ रहा है? 0 0 कट गया, 1/4 आया। तो ये वाटर बनाएगा क्या? ये वाटर बना सकता है? नहीं, क्योंकि वाटर बनने के लिए रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? 1:8, रेशियो हमेशा 1:8 होना चाहिए वाटर के लिए। अब कोई बोलेगा कि कैसे पता, तो हम निकाल के देखेंगे ना यार। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आपको हम पूछे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताओ, इसमें कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर जब आप रेशियो निकालोगे तो कार्बन, देखो कार्बन का मास कितना होता है, जल्दी बोलो, 6 12, मास कितना होता है इसका? 12, रेशियो। ऑक्सीजन 2 बार है तो रेशियो कितना लेंगे? 32, 12 को 32 से डिवाइड करके काट लेंगे, ये कितने आ रहा? 4 से, 4 3 जा 4 8 जा, यानी 3/8, यानी 3:8। समझ में आ गया? तो ये लॉ क्या बोलता है आप सुन लो। ये लॉ क्या बोलता है कि when elements combine या elements combine in fixed ratio of their atomic mass to form a compound, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट जो कंबाइन होंगे वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, इन केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में, यह कंपाउंड है, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, एलिमेंट्स आर always present in fixed ratio of their atomic masses। law of constant proportion, in chemical compound elements are always present इन फिक्स रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मास। समझ में आया? किसी भी एलिमेंट पे एग्जांपल कोई पूछे तो ये एक एग्जांपल है कि वाटर में रेशियो 1:8 होता है। यहां लिख दे अच्छे से, इन वाटर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:8। कहां से आया? हमने यहां सिखा दिया आपको। ये हो गया इस लॉ को समझने का तरीका बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? आया क्या समझ? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी आपके पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने एटम का खोज किया, तो उन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बातें बताई। भाई कोई चीज कोई खोजता है तो बताता नहीं कि ऐसा है वो वैसा है। आप साइंस के मॉडल बनाते होंगे, तो आप मॉडल बनाते हो, स्कूल में जाते हो, बताते हो ना किसी को, कोई आता है तो हाँ ये ऐसे काम करता है, इसमें ऐसा डालो तो वैसा होगा, फायदा घाटा नुकसान, तो वो चीज इन्होंने बताया एटम के बारे में। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 5 पोस्टुलेट हम आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आप बढ़िया इसको नोट करना और उसके बाद समझना, पेपर में आता है, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि डाल्टन के बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट का हिंदी होता है कथन। कथन जानते हो क्या? वर्ड सुनो कभी, कथन हिंदी वर्ड है, कथन यानी कहना।
बोल देना, बोल देना, बस ओरल बोल देना। इन्होंने जो जो बातें बोली, जैसे बाबा लोग ज्ञान बांटते हैं वैसे इन्होंने भी ज्ञान बांटा है, कुछ प्रूफ नहीं किया, बस बोल दिया ऐसा होता है। देखिए पहला इन्होंने क्या, पहले पॉइंट में इन्होंने एटम के बारे में जो बताया वो एटम का डेफिनेशन था। आपको ऐसे लर्न करना होगा, नहीं तो भूल जाओगे पेपर में आप। देखो पहला पॉइंट में इन्होंने एटम का डेफिनेशन बनाया। क्या डेफिनेशन बताया बच्चों? बोला इन्होंने ऑल मैटर इज मेड बाय ए टाइनी, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारा मैटर इस दुनिया में, सारे मैटर एक छोटे से पार्टिकल से बने हैं जिसको एटम बोलते हैं। यानी एटम का डेफिनेशन है ना, आप याद करो एटम का डेफिनेशन हमने भी यही लिखा है कि एवरी मैटर इज मेड बाय ए स्मॉल पार्टिकल। याद करो यही लिखा होगा, बस मैटर पहले लिखा होगा, और इन्होंने भी वही लिखा, ऑल मैटर, सारे मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई भी जो रिएक्शन होता है बच्चों, रिएक्शन समझता है ना, कुछ कुछ जोड़ के हम कुछ बनाते हैं, तो उसमें एटम भाग लेता है, मॉलिक्यूल नहीं। सुनना, इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मान लो एक रिएक्शन हम कराएं, CO2 प्लस H2O कुछ बन गया, तो ये तो मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। एटम और मॉलिक्यूल समझता है ना, एटम अकेला होता है और मॉलिक्यूल दो गो तीन गो लोग जुड़ के होता है। ठीक है, फिर से सुन लें, अकेला रहेगा तो एटम, जैसे हम सिर्फ कार्बन लिखे तो एटम है, लेकिन C2 लिख दिए तो दो गो कार्बन हो गया, तो दो गो एटम मिला दिए तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्या तुमको सेल और टिश्यू समझता है? जैसे अकेला है तो सेल बोलते हैं, अब बहुत सारे सेल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? टिश्यू। उसी तरह अकेला है तो एटम बोलते हैं केमिस्ट्री में, अब बहुत सारे एटम को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? तो अब मेरे को एक बात बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों बताओ CO2 एटम है कि मॉलिक्यूल है? CO2 मिला के एटम है कि मॉलिक्यूल है? पूरा CO2 मॉलिक्यूल है, बट CO2 रिएक्शन में जब तुम डालोगे, CO2 जब रिएक्शन में डालोगे तो क्या होगा? ये टूटेगा। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि CO2 भाग नहीं लेता रिएक्शन में, ये अंदर जाके ऐसे टूटेगा, कार्बन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, मतलब मॉलिक्यूल टूट के एटम बनेगा, तब वो रिएक्शन करेगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? कोई भी रिएक्शन में कौन भाग लेता है? कोई भी रिएक्शन में कौन भाग लेता है? एटम भाग लेता है, मॉलिक्यूल भाग नहीं लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलने का सब। तीसरा सुनो, एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल मतलब विच कैन नॉट बी डिवाइड, कैन नॉट डिवाइड, ऐसा लिखो से। आप एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको तोड़ नहीं सकते। बट ये बात गलत भी है। क्यों? हम एटम को तोड़ सकते हैं, बताओ क्या बनेगा? अगर हम एटम को तोड़े तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बाद में हम आपको इसका गलती भी पढ़ाएंगे कि जब डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी बनाया तो बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट लोग आए ना, उन्होंने इनके थ्योरी में कुछ मिस्टेक्स निकाले। इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम कभी डिवाइड नहीं होता है, बट ये बात गलत है, एटम डिवाइड होता है। बाद में और साइंस जब आगे बढ़ी, जब जब डाल्टन खोजे होंगे, उस वक्त अपना साइंस उतना डेवलप नहीं था। जैसे आज से 100 साल पहले कोई बोलता था कि रोबोट बनेगा, नहीं बोलता था ना? कोई बोलता था कि वायरलेस मोबाइल बनेगा, पहले टेलीफोन वायर वाला चलता था। तो भैया इस तरह साइंस आगे जब बढ़ी तो पता चला कि एटम को भी तोड़ सकते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता। तो इस तरह से उसको लिमिटेशंस बोल के हम बाद में आपको पढ़ाएंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें गलत हो गई है। तो अभी तो आप ये लिख लो डाल्टन की बात, डाल्टन ने जो बोला हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद ध्यान दे,
चलिए, एटम इज इनडिविजुअल पार्टिकल, ये बात क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, ध्यान सुनेंगे। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हो ना, क्या है उसका स्टेटमेंट? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो एटम भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर का स्पेलिंग बताओ, neither be created nor destroyed in chemical reaction। ये तो आपको आराम से याद हो गया। बस यहां पर मास पढ़े थे और हमने क्या लिख दिया? एटम, बिकॉज एटम की थ्योरी है तो एटम तो लिख सकते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। अब आपको देखो, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। पेपर में एक सवाल आता है कि डाल्टन ने कौन से पोस्टुलेट में ऐसा बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो आप ये लिख देना कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कौन सा लॉ है बताइए? ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डाल्टन जो पहले की सारी बातें इसमें लिखी हुई है। पांचवा पॉइंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स have same mass and their properties। समझेंगे इसको ध्यान से। इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो सभी लोग। जैसे ये देखो, हमने यहां पर 4 एटम बनाए हैं, 4 एटम बनाए हैं, चारों काला, और एक दूसरा एटम गोरा बना दिए, फिर एक तीसरा एटम इससे बड़ा बना दिए, चौथा एटम हम ऐसा बना के ऐसा ऐसा अलग डिजाइन थोड़ा कर दिए। अब आप बताइए, आप देख करके बता सकते हो कि कौन कौन एटम एक ही एलिमेंट का है। देखो, ये चारों एक जैसा दिख रहा है ना, ये चारों एक जैसा दिख रहा, तो ये मान लो चारों एक ही है, एक ही एलिमेंट है। मतलब मान लो ये हाइड्रोजन है, तो ये भी किसका एटम होगा? हाइड्रोजन का। ये भी किसका होगा? हाइड्रोजन का। और ये भी किसका? बताओ, ये हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके कलर अलग है। ये कोई दूसरा है, मान लो ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। तो आपको क्या समझ रहा है कि एक जैसे दिखने वाले एटम एक लोगों के होते हैं। ओ, यही लिखा है यहाँ पे, देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर एक ही एलिमेंट होगा तो उसका एटम का मास और उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। इधर ध्यान देंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन लिखा, तो हर हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ? 1। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होना चाहिए? 1। बट ये भी गलत है पोस्टुलेट। बताओ कैसे गलत है? आप कुछ याद कर रहा है? कुछ हमने कार्बन लिखा, इसका मास कितना है? 12। बट क्या ये पूरा सही है? इसमें थोड़ी सी गलती है। आप कोई है दिमाग वाला बच्चा जो हिंट करेगा कहां गलती है? आपको हमने पढ़ा दिया है। याद करो कोई ऐसा एटम की एक ही है लेकिन मास अलग अलग है। किसी को नहीं याद है यार? मास अलग अलग है, याद आ रहा है, नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं उस नाम को? बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं? कोई नहीं बोल रहा है बे। आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स, देखो दोनों कार्बन है लेकिन मास अलग है, देख लो। तो ये तो गलत हो गया उनका। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला? देखो कि अगर एक ही एलिमेंट होगा तो मास एक ही होना चाहिए, लेकिन ये दोनों एक ही एलिमेंट है और मास अलग अलग है। इससे क्या पता चली? गलती हुई कि नहीं उनकी बात? कहां पे गलती हो गई? आइसोटोप में। कहां गलत हो गई? बाकी जगह सही है, जहां आइसोटोप है वहां गलत होगा। इसीलिए हम तुमको आइसोटोप पहले पढ़ाए थे। समझ में आया क्यों आइसोटोप पढ़ाए थे? ताकि तुम ये खुद से सोचो। तुम लोग लेकिन सोचे नहीं यार। नोट करो, नोट करो। तो अगला बच्चों जो पोस्टुलेट है इनका, उसमें जस्ट इसका उल्टा लिखना है। ये पोस्टुलेट था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज। इसका जस्ट उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा? ऐसा लिखेंगे हम लोग कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different masses
and properties and different properties. जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनके मास भी अलग अलग होते हैं, प्रॉपर्टी भी। चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना है बताओ 1, कार्बन का मास कितना है 12, अलग अलग है। बट एक जगह गड़बड़ है आइसोबार में, क्योंकि आइसोबार जो होते हैं जैसे कार्बन का भी मास 14 है, नाइट्रोजन का भी 14, ये देखो अलग अलग एटम है लेकिन मास क्या है सेम। तो यहाँ पर इसकी बात गलत हो गई। तो डाल्टन की 3 गलतियां हमने निकाल दिया मजाक मजाक में कि नहीं, यही खास बात है। देखो चलिए अगला चौथा पॉइंट, 7वां पॉइंट सॉरी। अब अगला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थोड़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आज ही पढ़ाए थे, याद करते हैं। उसमें लिखा था तुमने कि एटम एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, राइट। तो अब एलिमेंट की जगह एटम कर लो, तो ऐसे लिखेंगे देखो एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये कौन से लॉ को बता रहा है, ये कौन से लॉ को बता रहा है, ये बता रहा है लॉ ऑफ, कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, अगला है रिलेटिव नंबर एंड relative number and kinds of number and kinds of atoms are constant in compound। ये दोनों पोस्टुलेट एक ही जैसा है। देखो इसमें क्या बोला है, रिलेटिव नंबर यानी जो उनकी संख्या होगी और उनका जो टाइप होगा, काइंड यानी टाइप, वो फिक्स रहता है कंपाउंड में। जैसे मान लो H2O, तो इसमें H और O दो एटम लगा है, दो काइंड के एटम लगे हैं, तो ये दोनों फिक्स रहेगा, H2O ही रहेगा, H और O ही लगेगा उसमें, और दूसरा एटम ही नहीं डालेंगे, और नंबर भी फिक्स रहेगा 2 और 1। तो तुम बोलोगे ये भी वही है, तो लगभग वो दोनों वही है। ठीक है, तो आपको पूरे पोस्टुलेट याद हो गए। फिर से हम आपको याद कराते हैं, देखो मेरे हाथों पर ध्यान दें। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रहता है, दोष रहता है, खामी। आप में भी वो कुछ होगा, क्या है जल्दी नहीं उठते सो के, तो सब में कुछ ना कुछ दोष रहता है। तो डाल्टन में भी के भी जो थ्योरी बनाया गया ना, जो पॉइंट्स आपने पढ़े, उसमें कुछ बाद में कमियां निकाली गई, दूसरे साइंटिस्टों ने निकाला कि भाई ये चीज तुम्हारा गलत हो रहा है। तो क्या क्या कमियां था, पहला अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इंडिविजुअल, बट लेकिन एटम कैन बी डिवाइडेड। into electrons, protons and neutrons। बट हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बच्चों। दूसरा गलती, अकॉर्डिंग टू डाल्टन के हिसाब से एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have equal masses या same mass, but in isotope, तो आइसोटोप को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसी वर्ड से याद रखना है। बट इन आइसोटोप्स atoms of same element have different masses। जैसे एग्जांपल भी दे सकते हो, कार्बन 12 और कार्बन 14। तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन स्क्रीन से निकालिए, एटम्स ऑफ, क्लियर है, atoms of different element have different masses but
बट इन आइसोबार में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन 14, कार्बन भी 14। देखो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन मास सेम है। देखिए बच्चों अगला पढ़ना है साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ एटम। आप हेडिंग लगा सकते हैं एटम का साइज। अब मेरे को एक बात बताओ, एटम दिखता कैसा है? एटम तो गोल है ना, एटम स्फेरिकल है। अब बताओ गोल चीज की साइज कैसे पता चलेगी? रेडियस से पता चलेगी क्या? क्योंकि जिसका रेडियस बड़ा करोगे उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा ना। गोल चीज का साइज कैसे पता चलता है? रेडियस से। जिसका रेडियस ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो हम लोग रेडियस ऑफ एटम की बात करेंगे। तो एटम की जो रेडियस होती है उसको हम लोग नैनोमीटर में नापते हैं। क्या में नापते हैं? नैनोमीटर में। रेडियस ऑफ एटम इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, nm। एटम का रेडियस बच्चों नैनोमीटर में नापा जाता है, ध्यान देंगे। एटम का रेडियस नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर कितना होता है ध्यान देना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर। मतलब सुनो, आप 1 मीटर ले लो और उसको 10 का पावर 9 पार्ट करो। 10 का पावर 9 मतलब समझता है कितना हो गया? 10 करोड़। 1 मीटर ले लो, उसके 10 करोड़ की 100 करोड़ हो जाएगा। 10 करोड़, 10 करोड़ टुकड़े करो, टुक 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 टुक। वो एक छोटा टुकड़ा एटम का रेडियस बताएगा, दिखेगा भी नहीं। ये समझ में आ रहा है? इस माइनस में है तो नीचे लाएंगे तो प्लस में, बहुत छोटा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, सब लोग ध्यान देगा। देखिए साइज मतलब रेडियस। हाइड्रोजन एटम का साइज बच्चों 10 का पावर -10 मीटर है। देख लो, नैनो से भी छोटा है, नैनो से भी छोटा है। दिख रहा हो? साइज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल, तो इससे थोड़ा बड़ा है, वो 10 का पावर -9 है। अब देखो आपको ये समझता होगा ना कि माइनस में जितना कम रहता है उतना ज्यादा होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है। अब आ जाते हैं हम लोग सिंबल ऑफ एटम पे। देखो पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे प्रकार के एटम हैं। सभी लोग ध्यान देता। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम हैं। तो अब साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाया जाए, सिंबल कैसे बनाया जाए। बिकॉज बार बार हम एटम का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे आप फट से हाइड्रोजन को H लिख देते हो, ऑक्सीजन को O लिख देते हो, तो किसने खोजा, किसने बताया कि H लिखो? किसने तो खोजा होगा ना। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिंबल ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला जो सिंबल देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम डाल्टन था। सब जगह उचक उचक के पहले डाल्टन आ गया। डाल्टन ने एटम का खोज किया, इन्होंने सिंबल भी बनाया। क्या बनाया इन्होंने? तो ध्यान देंगे, इन्होंने ऐसा कुछ भलतच बना दिया है। देखो, बोले ऐसा गोला बनाओ तो हाइड्रोजन मानेंगे, ए तेरी जय हो। इन्होंने ये नहीं बोला कि H लिखना है, इन्होंने बोला ऐसा कर गोला करके डॉट करो तो हाइड्रोजन, ऐसे गोला करके काला करो तो कार्बन, फिर गोला करके गोराई रखो तो ऑक्सीजन, फिर ऐसे आप ऐसे ऐसे बना लो मर्सिडीज जैसा लोगो, ये फास्फोरस। क्या लग रहा है तुमको? आसान है कि भारी है? भारी है। ये तो भारी है, दिमागी पागल हो जाएगा याद रखने। तो ऐसा साइन आप बनाया उन्होंने, बट इनका ये चला ही नहीं, फेल हो गया। लोग बोले अरे पगला है, सब याद कैसे रखेंगे हम। तो ये नहीं चला, बट उन्होंने पहली बार ऐसा ही बताया था। तो देखो यहां पर हम लिख दे रहे हैं। देखो, डाल्टन यूज some special symbols to show element।
मतलब उन्होंने एलिमेंट को दिखाने के लिए एक अलग ही सिंबल बनाया उन्होंने ऐसा, बट ये चला नहीं, फेल बकवास, लोगों ने बोला बकवास है। अगला, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ब्रिजिलियस। सुने हो ब्रिजिलियस? कहाँ सुने, नाम बताएंगे? तेरी मजाक कर रही है, मेरे को लगा सुने। देखिए ब्रेजिलियस ने क्या बोला, इनकी भी बात पूरा सही नहीं था, तो किसी का पूरा सही नहीं, अंत में एक IUPAC बनाएगा पूरा सही। उसने बोला कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसके नाम का पहला अक्षर या पहला 2 लेटर लेना है, बट ये गलत है। देख रहा हूं बहुत सारे गलती दिखाएंगे, ध्यान सुनना। द सिंबल ऑफ अकॉर्डिंग टू ब्रिजिलियस, ऐसा लिखो। अच्छा ये समझता हम AC लिखते हैं तो अकॉर्डिंग, पेपर में आप अकॉर्डिंग लिखना, अकॉर्डिंग टू ब्रिजिलियस, यानी ब्रिजिलियस के अनुसार। इसका हिंदी होता है ब्रिजिलियस ने क्या बोला, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड बाय वन और made by 1 or 2 letters of the name of element। जैसे देखना, इधर ध्यान दे, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सबका एग्जाम्पल आना चाहिए तुमको। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होना चाहिए, H, इसके अनुसार हाइड्रोजन का सिंबल H, ठीक है। उसके बाद आप देखो जिंक का सिंबल या कार्बन का, और किसका देखो, एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ओके। और बता दीजिए कैल्शियम का सिंबल, कैल्शियम Ca, डॉट डॉट डॉट। तो इसने बोला, इसने एक सेकेंड, इसने बच्चों बोला कि सिंबल पहला लेटर या 1-2 लेटर, बट ये पूरा सही नहीं है। अब मेरे को बात बताओ, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। अब बताओ इसके नाम में कहीं के है क्या? इसके नाम में कहीं के है? तो इसकी पूरी बात सही है क्या? और हम दिखाते हैं, और हम दिखाते हैं सोडियम, इधर ध्यान दो, सोडियम का सिंबल Na होता है, तो स्पेलिंग तो S से है, इसके पूरे नाम में कहीं N नहीं है। तो सोडियम बच्चों, सोडियम का सिंबल Na है। अरे दादा ये कैसा हो गया, इसके तो नाम में Na है नहीं। तो कुछ सही सब लोग बता रहे हैं, पूरा सही किसी ने बताया है, अंत में बताते हैं आपको, IUPAC एक संस्था ने बताया। तो आपके 2 साइंटिस्ट लोगों की कहानी समझ में क्या क्या बोला, फिर से हम आपको समझा